तो मैं चाहता हूं एसएससी सीजीएल प्री में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उनके बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊं। तो मैं आपको 50 क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। आज की क्लास में मैं पहले 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो आइए आज हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहा, तो वो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, चीजों को समझना है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि पहली बात Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए। अब देखो ध्यान से समझना, टोटल मत में से पहले Y% कम हुआ और फिर 10% कम हुआ, तो सक्सेसिव की बात चल रही है। जबकि जो मत, वे सभी मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाले गए थे। जो भी मत अवैध हुए थे वो किसी एक के पक्ष में डाले गए थे। अब किसी के में भी डाले गए, अवैध हो गए तो काउंटिंग नहीं होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59.375% मत मिले उसने 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया, यानी कि वो उम्मीदवार 2484 मतों से चुनाव जीत गया। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि अगर कुल मतदाताओं की संख्या थी 16,000 तो Y का मान बताओ। तो आपको मैंने क्लासों में भी बताया है कि जब भी आपके सामने कुल जो जीतने वाला है ना, जीतने वाला, उसको कुल वैध मतों में से मत मिले ना, तो बेटा आप समझ लेना इस क्वेश्चन को एक लाइन में सोल्व किया जा सकता है। ये सक्सेसिव का क्वेश्चन बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, सक्सेसिव कैसे करेंगे। टोटल वोट है हमारे पास 16,000, टोटल वोट है हमारे पास 16,000। अब इस 16,000 वोट में से Y% ने मत नहीं डाला, और मान लो Y ने जब मत नहीं डाला तो B से A हुआ होगा, यानी कि अगर B थे टोटल या A थे टोटल मतदाता तो ये B हो गए होंगे। अगर Y% ने मत नहीं डाला, यानी कि अब आपके पास अगर A/B आ जाए तो आप Y का परसेंटेज में मान बता सकते हो। अब 10% ने क्या हुआ, अवैध हो गए। अब 10% और कम हुए होंगे इसमें से, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 1 कम हुआ होगा तो यानी कि 9/10 रह गए होंगे। डन है बेटा बातें। अब जीतने वाले को 59.375% मिले, और जो हारने वाला था उसको बचे हुए मिले होंगे वैध मतों के, तो यानी कि टोटल थे 100%, और 100 में से इसको घटाओगे तो यह आएगा 40.625, 40.625। और आप देखोगे ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है 18.75, 18.75। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट एक्स्ट्रा मिले, अधिक मिले, तो आप बोलोगे 18.75। ये हमारे पास वैलिड वोट है, इसका 18.75 एक्स्ट्रा मिले मेरे भाई। तो 18.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/16, यानी कि वो इसका 3/16 से भाग से जीत गया होगा। अब मैंने यहां पे 3/16 कर दिया, और जो वोट से जीता वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके कितने, 2484 के। डन है बेटा बातें। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। अब यहां पे बस कैलकुलेशन करनी है। ये 160 हुआ, ये 160 इसको 100 बार काट देगा, कितनी बार डिवाइड कर देगा, 100 बार डिवाइड कर देगा। 9 इसको 9 दूनी 18, बचा 6, 9 सते 63, बचा 5, 9 छिका 54, और मैं इसको 3 से भाग दूं, 3 नम 27, और ये 2 92। अब देखो यहां पर मैं B/A का मान आपसे पूछूं ना, B/A का मान आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 92/100। और जब A 100 है तो यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस समझ जाना यहां पे 8% था, 8% कम हुआ था, यानी कि Y का मान 8% था। अब बेटा मैं आपको एक अप्रोच भी बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना।
जब सक्सेसिव, आपको पता तो चल चुका है सक्सेसिव है, और जब सक्सेसिव दो सक्सेसिव हो या तीन सक्सेसिव हो, कमी हो, और आपके पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हो, ऐसा हम डिस्काउंट में भी करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा ये बात, ऐसा हम डिस्काउंट में भी करते हैं, क्योंकि जब डिस्काउंट होते हैं वो भी सक्सेसिव में चलते हैं। तो यहां पर आपकी इनिशियल वैल्यू थी 16,000, और जो कम होती गई वो सक्सेसिव होने के बाद कितनी हो गई, 2,484। अगर ये 2,484 हो गई, अब आपके पास जो भी डिस्काउंट है, आपके पास अगर 3 डिस्काउंट है और आपको एक का पता करना है, बाकी दोनों से डिवाइड कर दो। आपके पास 2 है और आपको उनमें से एक का पता करना है, तो बचे हुए से डिस्काउंट से डिवाइड कर दो। और आपके पास 4 है तो बेटा एक का पता करना है, तो बचे हुए तीनों परसेंटेज के रेशो से डिवाइड कर दो। तो देखो पहले थी 10% की कमी, तो 10 से 9 था, और दूसरी थी आपकी कितनी, 18.75, यानी कि 16 से 3, 16 से 3। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 100 से 92 आएगा। कितना आएगा, 100 से 92, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करा। और 100 से 92 का मतलब है कि 8% की कमी हुई, 8% की कमी हुई। तो चीजों को थोड़ा धैर्य रख के समझ के करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। पहचान बनानी है क्वेश्चन कैसा होता है, क्लासों में मैंने बहुत कराया है, और बच्चे को चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है कि जब टोटल मतों में से जीतने वाले को मिले तो वो सक्सेसिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 5 रुपए, ये 2 रुपए हैं बेटा, ये आपके रुपए 2 है। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। अब भुगतान में उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितनी है, 40। भुगतान में 5 रुपए मूल्य के वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आप ये बताइए कि हमारे पास सिक्कों के टाइप्स क्या है। तो आपने बोला सर हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के, हमारे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, हमारे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, और हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं। यस या नो, कितने रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं। क्लियर है बात। अब यहां पे सिक्कों की संख्या कितनी है, 40 है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इनकी संख्या का रेशो मान लेता हूं। मान लो संख्या का रेशो है हमारे पास A रेशो B रेशो C। हमारे पास संख्या का रेशो है A रेशो B रेशो C। बात तो सही है, A रेशो B रेशो C। अगर संख्या का रेशो A रेशो B रेशो C है, तो आप मुझे बताओ आपके पास जो राशि होगी वो कितनी होगी। आपके पास राशि होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 5A, ये हो जाएगा 5A। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2B। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा C। क्लियर है। अब मैंने आपसे बोला एक बात बताओ, टोटल सिक्के कितने थे, तो आप बोलोगे सर ऊपर वालों को जोड़ लो, A प्लस B प्लस C, टोटल सिक्के थे 40। अच्छा टोटल रुपए कितने हैं, आप बोलोगे नीचे वालों को जोड़ लो, टोटल रुपए हो गए कितने, 100। टोटल रुपए हो गए 100। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो। नीचे वाली इक्वेशन में से अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को घटा दूं, तो हमारे पास 4A प्लस B, 4A प्लस B का मान आएगा 60। 4A प्लस B का मान आएगा 60। क्लियर है बातें। 4A प्लस B का मान आएगा 60। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से अपने ऑप्शन को ऑब्जर्व करूं, A का एक ही मान पॉसिबल है और वो है 13। आप बोलोगे कैसे 13 है, क्योंकि देखो 13 चौका 52, और 52 में ही कोई नंबर जोड़ने के बाद 60 बनाया जा सकता है। आप बताओ क्या 16 चौका 64 ये तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया, 18 चौक 72 ये भी ज्यादा हो गया, और 17 चौका 68 ये भी ज्यादा हो गया। तो क्लियर है, आपको इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ करना था, ना कि अपने ऑप्शन को पहले से यहां पे फिट करना था। चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन जिसको बोलते हैं लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सेकंडों में करना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन सीखते हैं।
क्वेश्चन है, एक टंकी दो पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन अवरोध के कारण पहला पाइप पूरी मात्रा का 5/8, यानी कि जो भी इसकी पूरी मात्रा है उसका 5/8 भरता है अवरोध के कारण, और दूसरा पाइप भरता है 3/5। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है, ये अवरोध निकल जाता है और उस क्षण के 3 मिनट के बाद टंकी भरी जाती है। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा था, यानी कि ये अवरोध खत्म होने में कितना समय लगा, ये बात आपसे पूछी गई है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं मानता हूं ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन ऐसे आए हैं पहले, सीट में भी है, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आया। चीजों को समझना। देखो, ए 8 मिनट में भरता है, मान लो एक पाइप है ये 8 मिनट में भरता है, और दूसरा पाइप है बी, वो भरता है 10 मिनट में। 10 मिनट में ध्यान से बात को समझना। मैंने बोला यहां पे जो टोटल आपका काम है वो इन दोनों का एलसीएम मान लो 40। अब ये 40 आया तो ए की एफिशिएंसी थी 5 और बी की एफिशिएंसी थी 4। अब जैसे ही मैंने देखा कि यहां पर केवल 5/8 भरता है, तो 5 को ये 8 नहीं भाग दे पा रहा। इसी प्रकार से दूसरे वाला पाइप अवरोध के कारण 3/5 भरता है, तो ये भी 5 से 4 भाग नहीं हो पा रहा। अगर भाग भी होगा तो दशमलव में जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो इससे बेहतर है मैं इस 5 का और 8 का एलसीएम कितना होता है 40, और मैं 40 से गुणा कर लेता हूं, और जैसे ही मैं 40 से गुणा करूंगा मुझे पता चलेगा टोटल काम तो हो गया 1600। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी 200 और दूसरे की एफिशिएंसी 160। अब अवरोध के कारण एफिशिएंसी कितनी होगी, इस बात को यहां पे समझो। अगर मैं 5 गुणा 40 मतलब 200 में 5/8 से गुणा करूंगा तो 8 से 200 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125। अवरोध के कारण ये 125 भर रहा होगा। और दूसरे वाला अवरोध के कारण कितना भर रहा होगा। आप बोलोगे सर 3/5। अच्छा, 200 को 160 को 5 से भाग दोगे 32, और 32 दिया 96, ये 96। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 221। अच्छा, अवरोध के कारण दोनों की एफिशिएंसी होगी 221, और बेटा बिना अवरोध के दोनों की एफिशिएंसी होगी 360। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करना चाहते थे तो बात समझना, 3 मिनट समय तो इसका है, बाकी समय इस वाली एफिशिएंसी से है। अब ये लास्ट में अगर वो समय आपसे पूछा है कितना समय लगा, तो ये बात कंफर्म है, ये वाला जो समय होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ये 121 ये जो 221 होगा ये टोटल वर्क के बटे में होगा। और जब टोटल वर्क के बटे में 221 होगा तो इस बात को समझना बड़े ध्यान से, ये 16 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब नीचे 16 नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यस, ये 7 से भी नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये 27 से भी नहीं कटेगा ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हो सकता है ये। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। ये जो अवरोध है ना, अवरोध खत्म होने के 3 मिनट बाद टंकी भरी, इसका मतलब इंटू 3, और ये आया आपका 1080 तो बिना अवरोध के भरी गई होगी, और जो शेष भरी गई होगी वो इससे भरी गई होगी। तो जो शेष बची वो बची 1600 में से 1080 घटाओगे 520, और इस 520 को 221 से भाग दोगे। अब मैं तो भाग नहीं देना चाहता, आप भाग दे के देख लेना। मुझे तो पता है कि आंसर यही आएगा, क्योंकि मैं श्योर हूं, बाकी में है ही नहीं ऐसा कुछ डाटा, तो आंसर यही आएगा। यानी कि इतने समय के बाद, इतनी मिनट के बाद ये अवरोध समाप्त हो गया था। एसएससी ने अब की बार भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे पूछे हैं। अच्छा, लेवल ऐसा ही आना चाहिए ताकि मजा आए क्वेश्चन को करने में। अच्छा, एक और क्वेश्चन
पाइप एंड सिस्टम का। ये आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, चीजों को समझते हैं। बोल रहा है पाइप एम, एन और एस, पाइप एम, एन और एस एक टैंक को क्रम से 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज खतरनाक बना रखी है, ये बात ध्यान रखना। लैंग्वेज बहुत खतरनाक बना रखी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। 3 पाइप है, क्रम से 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में एन और एस को चलाया जाता है 10 मिनट के लिए और फिर एन पाइप को कर दिया जाता है बंद, जबकि एम पाइप खोल दिया जाता है और अब आपका एस और एम चलेगा। और टैंक अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले, यानी कि जब टैंक भरने वाला होता है, जब टैंक भरा हो जाता है उससे 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। अगर आप बताओ, आपको टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला जाए तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो सर उसका काम जोड़ लो और दोनों से काम करा दो, बस इतना सा काम करना है, ये बात आपको समझनी है। यदि तीनों इसी पैटर्न में कार्य करें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो बेटा ध्यान से, आपके पास एक एम है, एक आपके पास एन है और एक आपके पास एस है। ये 25 मिनट में भरता है, ये 50 मिनट में भरता है मेरे भाई, और ये भरता है 100 मिनट में, 100 मिनट में। अच्छा, इन क्वेश्चन को मैं फटाक से करना के दिखा सकता हूं, पर चाहता हूं एक एक बच्चा एक्सप्लेनेशन को सीखे। टोटल काम होगा इनका एलसीएम 100। अब ये टोटल काम 100 हुआ, एम की एफिशिएंसी 4 हुई, एन की एफिशिएंसी 2 हुई और एस की एफिशिएंसी हुई 1। क्लियर है? अब देखो एन और एस ने 10 मिनट तक खुला रखा गया, एन और एस यानी कि 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30। अब जो काम बचा वो बचा, शेष काम बचा 70, शेष काम बचा 70। अब देखो ध्यान से सुनना, काम करने वाले 2 लोग हैं, एक काम करने वाला एम है और एक काम करने वाला एस है। क्यों? एक भरने वाला पाइप एम है और एक भरने वाला पाइप एस है। क्यों? क्योंकि एन को कर दिया गया बंद। अब 2 पाइप आपके पास है और काम बचा 70, इनकी एफिशिएंसी भी आपके पास है। बोल रहा है अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। अब एक बात बताओ, अगर एस को बंद नहीं किया जाता तो वो 15 मिनट और चलता, और 15 मिनट और चलता, एस की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि अब जो काम होता ना वो 15 और हो जाता। एक एफिशिएंसी से 15 मिनट यानी कि काम 85 होता, और इस 85 काम को 85 को दोनों कर रहे होते, और दोनों की एफिशिएंसी किसकी है? एम और एस की 5, 4 और 1 5। अब बताओ क्या 17 मिनट और लगते? 17 मिनट और लगते, तो इसका मतलब 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले 17 मिनट ये, तो आंसर आएगा 27, आंसर आएगा 27। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? आगे देखते हैं, ध्यान से देखो। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी की गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा? भाई आप ये बात सब समझ गए होंगे कि चोर को 600 मीटर, पुलिस को 600 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, और किसको पकड़ने के लिए? चोर को पकड़ने के लिए। अब 600 मीटर एक्स्ट्रा किस तरीके से भागेगा? उसकी एक्स्ट्रा स्पीड होगी, यानी कि आपका जो स्पीड का डिफरेंस होगा उससे एक्स्ट्रा दौड़ागा, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये 600 मीटर दौड़ने वाला है, ठीक है। और जो आपसे समय पूछा है वो मिनट में पूछा है। किस में पूछा है? मिनट में। आप पहले इसको सेकंड में निकाल लो और फिर मिनट में इसको कन्वर्ट कर देना। ध्यान से सुनो, अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मेरे भाई अगर मैं मीटर पर सेकंड बनाऊं तो आप बोलोगे 5 से तो कर दो गुणा। क्लियर है? क्या कर दो? 5 से गुणा, 5/18 मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा, और ये जो 18 है ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। डन है? तो आप मुझे बताओ, क्या ये आपका आंसर 18 ऊपर गया, ये आपका आंसर आया सेकंड में।
लेकिन पूछा मिनट में है तो 60 से वापस भाग दे दो। बस ये क्वेश्चन आपको करना था। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर देखूं, ये 60 से 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अच्छा, 5 से ये 2 बार जाएगा, 3 से 18 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 दूनी 12। इसका मतलब 12 मिनट में, 12 मिनट में आपको जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। 12 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। समझ में आई बातें? अच्छा, अगर क्लास में मजा आ रहा है ना तो बेटा क्लास को शेयर जरूर करना, ताकि आपको ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ मिलते रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु है बेटा, वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से कार रेस लगाई और एक ही दिशा में एक ही समय पर 635 मीटर के लंबाई के वृत्ताकार पथ पर उन्होंने रेस लगाई। यानी कि जो वो रेस लगा रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक है, एक वृत्ताकार पथ है, ये आपका वृत्ताकार पथ है, और दोनों रेस एक ही पॉइंट से लगा रहे हैं, एक ही पॉइंट से लगा रहे हैं। अब एक की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं 25 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड। ये बात मैं क्लासों में सिखाता हूं, ये अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा समय बचा पाओगे। 35 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे। अच्छा, ये 25 मीटर पर सेकंड होगा और एक होगा 35 मीटर पर सेकंड। बात को समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 35 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताओ इनके मिलने के चांस कब है? जब देखो स्टार्टिंग में ही ये जो 35 मीटर पर सेकंड वाला है ये आगे निकल जाएगा, 35 नहीं 30, 35 नहीं 30, 30 मीटर पर सेकंड, 108 है ना, 30, ये इससे आगे निकल जाएगा। जब ये इससे आगे निकल जाएगा तो बेटा ये मिलने के चांसेस ये होंगे, ये दोबारा एक चक्कर काट के इससे इसके पास आके मिलेगा। यानी कि इसको इससे एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा कितना, जितना आपका सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है। अब ये 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स्ट्रा दौड़ता है। यस या नो? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स्ट्रा दौड़ता है। आप यहां भी कर सकते थे इस बात को कि डायरेक्टली यहां से कर देते, भाई इनका रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ये रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको 1635 दौड़ना है, तो 1635 को 5 से भाग दो, 5 दिया 15, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो आंसर आएगा 327। 327 सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे, और 327 सेकंड के बाद दूसरी बार मिलेंगे, और 327 सेकंड के बाद तीसरी बार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आया था, शायद सीएचएसएल में या सीपीओ में भी आया था। क्वेश्चन है कि स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है 6%। 6% ये प्रॉफिट देता है। स्टॉक बी 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है 8%। स्टॉक सी 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है कितना, 4%। और स्टॉक डी 30% को निरूपित करता है और इसका नेगेटिव रिटर्न है। कैसा रिटर्न है? नेगेटिव रिटर्न। इसका रिटर्न नेगेटिव है। आप ये बताओ, जो ये परसेंटेज है, अगर मैं ध्यान से देखूं, इनका सम 100 है, इनका सम 100 है। इसका मतलब ये 10 से अगर मैं भाग दे दूं तो पोर्टफोलियो का रेशो आ जाएगा 2 3 2 3। क्लियर है? 2 3 2 3। अब देखो, अगर मैं पोर्टफोलियो के रेशो की मल्टीप्लाई करूं परसेंटेज से तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। पहले वाले से 12% आएगा। दूसरे वाले से आएगा 3 गुणा 8, 24%। अच्छा, तीसरे वाले से कितना आएगा?
आप बोलोगे तीसरे वाले से आएगा 2 × 4 8%। और जो चौथे वाला होगा मेरे भाई उससे कितना आएगा, उससे नेगेटिव में जाएगा 3 माइनस में 15। अब इस पूरे को आप 10 से भाग दे दो, इस पूरे को आप 10 से भाग दे दो, और जब आप इसको 10 से भाग दोगे तो ये आएगा आपका 29, और 29 को आप 10 से भाग दोगे तो ये आएगा कितना 2.9। तो यानी कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2.9% आएगा। कितना आंसर आएगा 2.9%। देखो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी थी। 10 से इसलिए भाग दिया, ये परसेंटेज सभी 10 में हमने बांट दिया। एक के हिस्से में आया 2.9, कितना आया 2.9, 2.9%। समझ में आ रही है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है। ध्यान से सुनो किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। तो आप एक बात बताओ, धनराशि का 5वां हिस्सा साधारण ब्याज है, 1/5 भाग साधारण ब्याज है, तो आप इसमें 100 से अगर गुणा कर दोगे तो भाई 20% साधारण ब्याज आपको टोटल मिल रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है। अब इसके लिए तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं थी। 1/5 हिस्सा मतलब 20%, 20% साधारण ब्याज आपको मिला। बोल रहा है प्रति वर्ष ब्याज की दर और वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। आप मुझे बताओ, अगर आपकी दर या वर्षों की संख्या आपकी x है, तो आप मुझे बताओ दर कितनी होगी, दर होगी 5x%, 5x%। तो क्या टोटल ब्याज यही मिलेगा, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, तो रेट इनटू टाइम मिलेगा, तो ये 20% के बराबर होगा, 20%, क्योंकि टोटल ब्याज 20% था। अब बताओ ध्यान से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का मान, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, आप बोलोगे 4 होगा, और एक्स का मान कितना होगा, ये होगा आपका 2। तो आप मुझे बताओ रेट कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे रेट हो जाएगी 10%, रेट हो जाएगी 5x 10% मेरे भाई, कितनी हो जाएगी 10%, ये रेट हो गई 10%। अब आपसे बोल रहा है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 13%, कितना परसेंट, 13% की वृद्धि कर दी जाए, सॉरी 3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 13%, और 6 वर्षों के लिए, अच्छा 6 वर्ष में 13% की दर से क्या 78% ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, 78% ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर 78% ब्याज मिलेगा। अब देखो 1% तो 56 होता है, और 78 से गुणा कर दो भाई, 78% का मान आ जाएगा। अब यहां पे दिक्कत क्या है, आपके यूनिट डिजिट मैच हो रहे हैं। अब या तो 56 की 78 में गुणा कर लो, 56 की 78 में गुणा कर लो, या फिर यहां पे डिजिटल सम लगा के देख लो, क्योंकि बीच वाले अंक बदल रहे हैं। अच्छा डिजिटल सम कैसे लगाओगे, अच्छा 8 7 15, 15 6 21 5, देखो ये कितना आएगा 8 7 15, 15 का मतलब 6, यहाँ पे कितना आएगा 11, 11 का मतलब 2, और 2 से ये क्या आएगा 12, डिजिटल सम आएगा 3, डिजिटल सम आएगा 3। क्लियर है, कितना आया 3, हाँ आया ना। जब 3 आया आप चेक करो, 8 6 3 9, 8 4 12 3 है, 6 4 10 8 18 6 है, 6 4 10 8 18 ये है, 6 4 10 8 18 2 है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4368। डन है बातें। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है बेईमान दुकानदार अपने किराने का सामान पे वास्तविक बाट से 12% बाट का, वास्तविक बाट से 12% कम बाट का प्रयोग करता है और 10% लाभ अर्जित करता है। क्लासों में मैं समझा समझा के थक चुका हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 12% कम कर देता है, तो आप ये बताओ सबसे पहले उसने सीपी, अगर मैं आपसे बोलूं
कि जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट ध्यान से समझना, जो बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा वो समझना, जो प्रॉफिट होगा बेटा वो एक वस्तु की कीमत के रेशो पर डिपेंड करेगा या एक यूनिट वेट के रेशो पर डिपेंड करेगा। अब यहां से बात को समझना, अगर आपने 10% का लाभ अर्जित करने की बात कर दी तो बोला कि 10 रुपए का सामान मैं 11 का बेच रहा हूं, यही तो बात हुई ना। आपने बताया कि मैं 10% का लाभ ले रहा हूं तो आप ये बोल रहे हो कि 10 रुपए का सामान 11 का बेच रहा हूं, लेकिन 12% बाट का कम प्रयोग कर दिया। तो इसका मतलब अगर पहले आप 100 ग्राम वेट लाए थे तो मेरे भाई अब आप 88 ग्राम वेट बेच रहे हो। तो यहां पे 1 ग्राम वेट का कीमत आ गई और यहां पे 1 ग्राम वेट की कीमत ये खरीदे गईगी और ये बेचे गईगी। अब इसको सोल्व कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, ये 8 बार जाएगा और इसको मैं रेशो में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 से क्या हो जाएगा और 4 से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 4 से 5। और जैसे ही 4 से 5 आएगा मेरे भाई तो आप आंसर बता देना सर 25% का प्रॉफिट कमाया उसने, उसका जो कुल लाभ हुआ 25% हुआ। कितना परसेंट हुआ? 25% लाभ हुआ। डन है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है रमेश के पास 18,000 रुपए है, बैंक में उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 7,000 रुपए, अच्छा बैंक में 5% की दर पर 7,000 रुपए एक और दूसरे बैंक में 6% की दर पर 6,000 रुपए निवेश किए, उसने एक वर्ष के अंत में कुल जो साधारण ब्याज कमाया वो कमाया 1,160। तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अच्छा यहां से आप एक शेष पूंजी बता सकते हो और वहां से शेष ब्याज बता सकते हो, अपना आप आंसर आ जाएगा। अच्छा शेष पूंजी कितनी है? 18,000। 18,000 में से आपने कितना घटाया? 7,000 और 6,000 13,000, यानी कि 5,000 शेष पूंजी है। शेष पूंजी है मेरे भाई 5,000। बात समझना, 5,000 शेष पूंजी है। अब ब्याज कितना मिला देखो, 7,000 का 5%, देखो 11,600 ब्याज तो हमारा टोटल था, इसमें से 7,000 पे 5% मिला, 1% 70 है, 5% 350 है, तो 350 तो ये मिला। क्लियर है? 350 तो मेरे भाई ये मिला। अच्छा 6 पर 6 छंग 36, 6 छंग 36, अच्छा 360 ये मिला, तो बेटा ये 710 ब्याज मिल गया। अब बाकी ब्याज कहां से मिला होगा? बचा हुआ ब्याज, इसमें से इसको घटा दो तो 450 ब्याज। अब ये 450 ब्याज मिला। अब ये 450 ब्याज किसका हिस्सा है? आप बोलोगे 5,000 का 450 9% है। 5,000 का 450 9% है। इतना सा सिंपल क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव ने 20% वार्षिकी साधारण ब्याज की दर पर 5,98,397 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि को वापसी के लिए 24,284 रुपए चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर देता है, यानी कि दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जो भी राशि थी उसका बकाया का भुगतान कर दिया और प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित भुगतान जो ब्याज था वो भी उसमें शामिल किया, यानी कि प्रणव ने क्या किया? प्रणव ने ये जो पैसे है ना, ये 5,98,000, ये जो पैसे है 5,98,387, यही है ना, 5,98,387 ने 397, ये पैसे प्रणव ने उधार लिए। अब प्रणव ने पहले साल के एंड में 24,284 रुपए चुका दिए, 24,284 रुपए उसने चुका दिए और जैसे ही 24,284 रुपए प्रणव ने चुकाए तो अभी भी प्रणव के पास जो पैसे दे थे, जो बकाया था वो बकाया बचा। इसमें से इसको हम घटा देंगे, कितना? 3, यहां पे इसको घटाओगे 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, यानी कि 5,74,113, 5,74,113 रुपए अभी भी देने बाकी है। अब प्रणव को ये 5,74,113 तो देने ही है, 1 साल का ब्याज इस पे देना है और 1 साल का ब्याज इस पे देना है।
और रेट क्या है 20%। तो मैं इनको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इनको दोनों को एक साथ जोड़ के कैलकुलेट करूंगा, 1 साल का ब्याज। जैसे ही मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ूंगा, इसको और इसको एक साथ जोड़ूंगा, तो जोड़ते हैं इन दोनों को एक साथ, 7 3 10। अच्छा 9 और 1 10, 10 और 1 11, 3 और 1 4 और 1 5। डन है बेटा बात। अच्छा बेटा यहां पर आप मुझे बताओ, 8 4 12 का 2 का, 9 7 16 और 1 17, 5 और 2 10 और 1 11। क्लियर है बात? यस या नो? ये आ जाएगा बेटा 11,72,510 रुपए। अब इस 11,72,510 रुपए पे प्रणव ने ब्याज दिया 20%। क्लियर है? कितना ब्याज दिया बेटा? 20% ब्याज दिया। बात समझना, प्रणव ने इस पे 20% ब्याज दिया। तो मुझे बताओ, इसका 20% निकालने के लिए आप इसको 5 से भाग दोगे। किससे भाग दोगे? 5 से भाग दोगे। और 5 से भाग देने का रूल ये होता है कि आप नंबर को 2 से भाग देके, 2 से भाग देके क्या कर दो, एक स्थान पे दशमलव लगा दो। यही तो है, 5 से भाग देने का मतलब होता है 2 से गुणा करके एक स्थान पे दशमलव लगा दो। तो जब मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो जो ब्याज आएगा, हम 2 से गुणा करते हैं ऊपर, 2 से नीचे एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा। अच्छा 0 2, क्लियर है बात? 0 2, यस। अब देखो ध्यान से, 0 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना 4 और 1 5, 7 दूनी 14 और 1 15, नहीं 7 दूनी 14 का 4 का, 2 एकम 2 और 1 3, और ये बेटा कितना 2, ये कितना 2 एकम 2। अब ये उसने ब्याज दिया, ये उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ दो। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे दशमलव पे यहां पे एक दशमलव होगी, 3 और 2 5, इकाई अंक क्या आया 5 आया। और एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 5 था, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 5 था। पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी, ऐसे क्वेश्चन को एक बार के में पहली बार के में अटेम्प्ट नहीं करना, जब टाइम बचे तब अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, मैं अभी आपको सिखाना चाहता हूं। पहले मैंने प्रॉपर सोल्व किया ताकि आपको चीजें समझ में आए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो भाई, यहां तक तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस क्वेश्चन को यहां तक सोल्व किए बिना इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। पहली चीज क्या भाई, टोटल कितने पैसे थे, कितने उसने दे दिए, पहले साल कितने पे ब्याज मिला, दूसरे साल कितने पे ब्याज मिला। अब थोड़ा सा हम चीजों को अप्रोच ही कर सकते थे। अप्रोच करने का मतलब है, आप यहां से ये बात समझते हैं कि सर जो ब्याज मिलेगा, ब्याज में यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, इसको 10 से भाग देना है, 2 से गुणा करना है। और ब्याज में यूनिट डिजिट 2 आएगी। जो आपका प्रिंसिपल बचा था उसमें यूनिट डिजिट 3 थी, तो दोनों की यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे और यूनिट डिजिट आएगी 5, क्योंकि सब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अलग अलग थी। तो इतना तो आपको करना था। फिर भी अगर आप इन चीजों को समझ गए थे, ऐसा क्वेश्चन एक और है, उसमें भी सेम चीजें आएगी, सेम कंसेप्ट लग जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन और है, वो आपको करना है। अगर आप करना चाहते थे तो कैलकुलेशन नहीं करना था, यूनिट डिजिट से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अच्छा बोल रहा है पहली संख्या में 12% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। और उसके बाद में क्या कर दिया बेटा, फिर 23% की वृद्धि कर दी। और फिर क्या किया बेटा, 34% की कमी कर दी। कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा यूनिट डिजिट इसमें नहीं लगा सकते आप, डिजिटल सम इसमें नहीं लगा सकते आप, इसमें ऐसी कोई अप्रोच नहीं लगा सकते जो आपकी कैलकुलेशन को कम कर दे। आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो जो बच्चा कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर सकता है वो बच्चा आंसर दे सकता है। अच्छा अप्रोक्सीमेट भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 9% की कमी है, 9% की वृद्धि है, 10% की कमी, 10% की वृद्धि है। इस क्वेश्चन में हम अप्रोक्सीमेट भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें भाई, इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन करो, पूरा सॉल्यूशन करो। देखो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 3% है, एक 12% है। अच्छा दूसरा 23% है, और तीसरा कितना है
34%। अच्छा, ये परसेंटेज की वृद्धि है, ये परसेंटेज की वृद्धि है ना। अच्छा बेटा, ये कमी है, ध्यान से सुनो, ये कमी है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को समझना चीजों को, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेके करूं, ध्यान से समझना, इन दोनों को एक साथ लेके करूं, तो बात ये समझ में आएगी मेरे कि हमारी कैलकुलेशन में यहां जो परसेंटेज आएगा बड़ा आएगा, और ये परसेंटेज भी ऑलरेडी बड़ा है। तो आप इन दोनों को मत करो, क्या करो, ये परसेंटेज हमारे पास छोटा है, इसको रहने दो, और इन दोनों को देखो, क्योंकि एक वृद्धि है एक कमी है, यहां भी डाटा आपका छोटा आ जाएगा, और छोटा भी आएगा, फिर 12 से कैलकुलेट करना आसान होता है। तो इस अप्रोच को ध्यान रखना, क्लासों में भी मैं इसको समझाता हूं। देखो, 23% की वृद्धि और 34% की कमी। तो पहली बात तो ये बात आपके समझ में आ गई, ये 11% की कमी रही होगी, हाँ या ना, 11% की कमी तो ये रही होगी, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? फॉर्मूला अप्लाई कौन सा कर रहे हैं हम, ये वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले को हम सक्सेसिव में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रेशो से ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अच्छा, कितना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11% की कमी तो ये डायरेक्टली रही होगी। अगर मैं 23 की गुणा 4 में करूं तो माइनस हुआ होगा, 23 का 92 का 2 का कैरी 9, 23 तिया 69। अच्छा, 69 में 9 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 78, और 100 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7.82। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 18.82। 18.82% की क्या आई, कमी आ गई, 18.82% की कमी आ गई इन दोनों के थ्रू। अगर इन दोनों में मैंने सक्सेसिव लगाया, ये आया 18.2% की कमी। अब मैं सक्सेसिव लगाना चाहता हूं 12% की वृद्धि और 18.2% की कमी में। अब देखो, पहली चीज, अगर मैं यहां से ये बात बोलूं आपको दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 6.82 है, 6.82 है। अच्छा, दोनों की गुणा करोगे, और गुणा करोगे तो सर माइनस ही आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, ये भी माइनस है। 12 दूनी 24, 24 का 4 का 18, 12 अठे 96, 96 2 98 है ना, 12 अठे 96 2 98, कैरी कितना 9, 12 अठे 96, 96 9 105, कैरी कितना 10। क्लियर है बात, कैरी कितना 10। समझ में आ रही है चीजें? यस, ओके। अब ध्यान से गुणा करो, ये आएगा आपका 10, 12 एकम 12, 12 10 22, 12 10 22। क्लियर है बात, 12 10 22, डन है। अब इसको 100 से भाग दूंगा, एक स्थान पे दशमलव थी तो दशमलव यहां आएगी। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, जब जोड़ूंगा 8 4, 5 और 2 7, अच्छा 8 और 2 10, अच्छा 6 और 2 8 और 1 9, 9.0784% आया, और ये कमी आया, यानी कि आपका आंसर है 9% की कमी। अच्छा बेटा, इससे आसान कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, इससे आसान कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, ध्यान से बात समझना, आप इससे आसान कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर, आंसर आया 9%। देखो ध्यान से, बोल रहा है कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहां पर जो ये 1/3 भाग है, पहली बार भी 1/3 भाग है, दूसरी बार भी 1/3 भाग है, और तीसरी बार भी 1/3 भाग है। क्या तीनों भाग समान है? क्या तीनों भाग समान है? अच्छा, समान दूरी पहली बार 40 की स्पीड से गई, दूसरी बार 50 की स्पीड से गई, और तीसरी बार 60 की स्पीड से गई। पहली बार 40 की स्पीड से गई, दूसरी बार 50 की स्पीड से गई, तीसरी बार 60 की स्पीड से गई, और मैं मान लू 40 50 60 का एलसीएम 600। भाई 600 किलोमीटर की दूरी गई,
600 किलोमीटर की दूरी गई, जब पहली बार गई तो पहली बार 15 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा? 15 घंटे का। क्लियर है? मैं आपसे टाइम पूछना चाहता हूं, पहली 600 किलोमीटर की दूरी 40 से भाग दूंगा तो 15 घंटे समय लगा। अच्छा, दूसरी 600 किलोमीटर की दूरी 50 से भाग दूंगा तो 12 घंटे का समय लगेगा। और तीसरी 650 की दूरी 60 से भाग दूंगा तो 10 घंटे का समय लगेगा। और टोटल जो समय लगा वो लगा मेरे भाई 37 घंटे। कितने घंटे? 37 घंटे। क्लियर है? कितने घंटे समय लगा? 37 घंटे। अब इस 37 घंटे में जो दूरी चली गई वो इसकी 3 गुनी चली गई, क्योंकि पहली बार भी 600, दूसरी बार भी 600, 18, यानी कि 1800 किलोमीटर की दूरी, 1800 किलोमीटर की दूरी 37 घंटे में चल दी। 37 घंटे में चल दी, हाँ या ना? 1800 किलोमीटर की दूरी 37 घंटे में चल दी। अगर मैं 37 से इसको भाग दूं, 37 से इसको भाग दूं तो जाएगा 37 से 3 पंजे 15, 150, 7 पंजे 35, 85, 5 बार पूरा नहीं जाएगा है ना, तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो भाग दे लो, 1800 भाग 37, ठीक है। 37 चौका, 7 चौक 28, और जी 3 चौक 12, 2 14, 148 है ना। 37 चौका 148, ये बचा कितना? 2 और 3 32। 37 चौका 148, 37 अठे चल जाएगा बेटा। कितने चल जाएगा? 37 अठे, तो यानी कि 48.65। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48.65 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कहां इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में? 48.75, सॉरी 48.65। क्लियर है? 48.65। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, या चलो उसको भी मैं करा देता हूं। कॉइंस वाला क्वेश्चन है। अच्छा, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपये और 10 पैसे के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के हैं। जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं। इधर कर लेते हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं। उसके बाद में 5 रुपए के सिक्के हैं, और जी 10 रुपए के सिक्के हैं। यही है ना? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, इनके सिक्कों की जो आपको संख्या है ना, उसका अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात। अच्छा, पूरा सोल्व कर रहा हूं, नहीं तो एक लाइन में चीजों को सोल्व किया जा सकता है, बताऊंगा आपको कैसे। संख्या का अनुपात दिया है 5, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। आप मुझे बताओ, क्या इनकी कीमत या इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे इन 3 सिक्कों की वैल्यू होगी 3 रुपए, इनकी 25 होगी, और इनकी कितनी होगी? 70 होगी। यस या नो? कितनी होगी? 70। तो क्या टोटल 98 होगी? अब ये बताओ, ये लाइन तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे ना, 1, 3, 5 पंजे 25 और 7 दाई 70, टोटल 98। 98 किसके बराबर है? 980 के। 98 किसके बराबर है? 980 के। तो मेरा भाई, ये अगर 980 है, ये 98 अगर 980 है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना, ये जो 980 हुआ 10 से गुणा करके हुआ, इसका मतलब सारे रेशो में 10 से गुणा कर दो, तो यानी कि ये आपके 70 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 70। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। बोला है 3 पाइप पी, क्यू और आर टंकी को क्रम से 40, 80 और 120 मिनट में भरते हैं। ए 40 में, बी 80 में और सी 120 में भरते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कितना है, तो आप बोलोगे दोनों तीनों का एलसीएम 240 उसकी क्वांटिटी है, टंकी की मात्रा है। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने मिनट के बाद
Q और R को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी हो जाए। कितने मिनट के बाद Q और R को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी हो जाए? अच्छा, ABC नहीं है, ये PQR है। PQ और R। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 6, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। डन है बातें? अब यहां पर Q और R को तो बंद कर दिया गया और टंकी आधे घंटे में भरी, तो इसका मतलब P पूरे आधे घंटे चला होगा और आधे घंटे चला होगा, इसका मतलब 30 मिनट चला होगा और 30 मिनट में इसने 180 भरा होगा। बचा कितना? 60। ये 60 P और R ने भरा होगा क्योंकि टोटल 240 था, बचा 60। ये 60 P और R ने भरा होगा और बंद कर दिए गए होंगे। P और R की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अगर 5 से भाग दोगे तो यानी कि 12 मिनट बाद दोनों को बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 अम्ल है A, B और C की सांद्रता है 20%, 30% और 40%। अच्छा, 3 अम्ल है, जो पूरा मिक्सचर है उसमें जो सांद्रता है एक 20%, एक 30% और 40% है। अच्छा, बोल रहा है इन्हें 3:5:5 के अनुपात में मिश्रित किया गया जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन बनाया जाए। 30% सांद्रता वाला विलयन बनाया जाए। क्लियर है बात? यस या नो? तो ध्यान से बात को समझना, ध्यान से बात को समझना। मैंने बोला आपसे, अगर मैं बोलूं ये रेशो में ये 3 रेशो है, 3 रेशो है और इसमें जो सांद्रता है 20% तो 60 होगी रेशो के अकॉर्डिंग। यहां 5 है, 5 में इसकी गुणा करूंगा तो ये 60 हुई। 5 की गुणा 30 में करूंगा तो ये हो गया आपका 150 और 1 की गुणा 40 में करूंगा तो ये 40 हो गया, 40A। ये टोटल सांद्रता होगी और टोटल जो मिक्सचर था आपका 5 और 3 8, 5 और 3 8 था और बेटा 8 में मैं 8 प्लस A था और इसमें गुणा करूंगा किससे? 30 से। किससे? 30 से। अब देखो ध्यान से ये बात समझो कि जब मैं 30 से गुणा करूंगा तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएगी क्योंकि टोटल 30 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये आया 210, 210 प्लस 40A बराबर कितना? 8 या 24, 240, 240 प्लस 30A। क्लियर है? 30A। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको इधर लेके गया तो 10A बराबर 30 आया, तो क्या A का मान 3 आया? आप बताओ बेटा, क्या A का मान 3 आया? आप बोलोगे हाँ सर, A का मान 3 आया। क्लियर है? A का मान 3 आया। डन है बातें? यस या नो? अच्छा सुनो बेटा, इसका एक खतरनाक सॉल्यूशन बताता हूं। देखो आप इधर ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो भाई। यहां एक 30% का मिश्रण है और वो 5 रेशो है और फाइनली भी 30% मिश्रण है, तो मैं इसको हटा दूं ना तो भी तो 30% बचेगा। अब देखो ध्यान से, अगर पहला मिश्रण 20% है और दूसरा मिश्रण 40% है और टोटल इनको मिलाने पर 30% बन रहा है, तो आप मुझे बताओ, एलिगेशन लगाओगे तो दोनों 1:1 आएंगे और 1:1, इसका भी 3 रेशो है तो मेरे भाई इसका भी 3 रेशो है। कोई भी इस क्वेश्चन को ऐसे करा दे, बात समझना बस। सारी बात, सारा खेल यही है समझने का, आप मैथमेटिक्स को कितने आसान तरीके से समझ पा रहे हो। अच्छा, ये तो मैंने सोर्स में भी कराया था। 25% की प्रत्येक 2% कमी। अच्छा, 25% की 2% कमी की गई है। आप बताओ, अगर 25% की 2% कमी करोगे तो सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव कौन सा लगेगा सर? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 2x 50 और एक्स स्क्वायर 6.25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 43.75।
25% की दो कमी होने से 43.75% की कमी होती है, और 25% की वृद्धि होने से 25 दूनी 50 प्लस 6.25, तो कितना आया? आप बोलोगे सर ये आया 56.25। अरे इतनी जोड़ने घटाने की टेंशन क्यों लेनी? आप खुद सोचो, यहां से यहां तक का, अच्छा एक जगह 6.25 जुड़ रहा है, एक जगह 6.25 घट रहा है, तो क्या 12.5% ही होगा? तो यहां से 12.5% कम हो रहा होगा। कितना बेटा? 12.5%। 12.5% कम हो रहा होगा, और ये 12.5% किस पे कम हो रहा होगा? 56.25 पे। अब ये 12.5 इस 56.25 का कितना परसेंट है, बस आपसे ये जानना है। अगर आपसे ये जानना है तो आप मुझे बड़े ध्यान से बताओ, क्या इसका 10% 5.6 होता है? 5.6 10% है, तो क्या बेटा 11 से बड़ा होगा इसका 20%? तो आंसर 20 अप्रोक्सीमेट 20% से बड़ा आएगा, और एक ही ऑप्शन अप्रोक्सीमेट 20% है और 20% से बड़ा भी है, वो है 22। वो है 22, तो इसका आंसर आएगा आपका कितना आया? इसका आंसर आया 22.25%। क्लियर है बातें? सॉरी 22.22%। यस। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था, सेम यही क्वेश्चन आपको खुद करना है और आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, ध्यान से चीजों को समझते हुए। देखो ये टंकी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी थे इस टंकी वाले क्वेश्चन में। बोला यदि P और Q एक पानी की टंकी को क्रम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, P आपका 10 घंटे में भर सकता है और Q आपका 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में भर सकता है। और R, जो R है, R उसे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। आप बताओ अगर टोटल 60 है, टोटल 60 है, कितना? 60। टोटल 60 है आपकी टंकी की कैपेसिटी, तो भाई ये +6 भर रहा होगा, ये +5 भर रहा होगा, और ये -6 ये खाली कर रहा होगा। इसकी एफिशिएंसी -5, इसकी एफिशिएंसी होगी -5। बात तो सही है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पी पाइप को 6 बजे खोल दिया जाता है। पी पाइप को, अच्छा ये समय अलग अलग है भाई, मैंने यहां पे समय थोड़ा सा अलग अलग ले लिया। क्यू का समय है 15 और पी का समय है आपका कितना? पी का समय है 12। तो इसकी एफिशिएंसी +4 और इसकी एफिशिएंसी -5। सॉरी 6 बजे पी को खोल दिया और आर को 9 बजे खोला जाता है। 6 बजे किसको खोला गया? केवल पी को खोला गया। पी और क्यू को, किसको? पी और क्यू को 6 बजे खोल दिया गया और आर को 9 बजे खोला गया। तो टैंक कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगा? देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं 6 बजे से 9 बजे तक का, इन दोनों ने टैंक को भरा होगा और 10 की एफिशिएंसी से 3 घंटे तक इन्होंने टैंक भरा होगा और इन्होंने 30 यूनिट पानी उसमें टैंक में भर दिया होगा। अब क्या हुआ? अब बेटा उसने सी को भी खोल दिया और जैसे ही पी को भी खोला, जब इन तीनों को हम चलाएंगे तो एफिशिएंसी आएगी तीनों की +5। अब ये +5 से 30 भरा जाना है, +5 की एफिशिएंसी से 30 भरा जाना है, तो ये 6 घंटे का समय और लगेगा। 6 घंटे का समय और लगेगा। 9 बज चुके थे, 6 और जुड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे? दोपहर के 3 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? दोपहर के 3 बज जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। चलो भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये 20वां क्वेश्चन है, ध्यान से बात समझना।
बोल रहा है अजय अपनी आय का 66.2/3% घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता है। अगर मैं आपसे बोलूं अजय की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो बता दो, सेविंग का रेशो बता दो, तो आप बोलोगे ये 66 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3। कितनी होती है मेरे भाई? 2/3। अगर इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो सेविंग 1 है। ये रेशो कह रहा है। क्या कह रहा है? ये रेशो बता रहा है। अब ध्यान से सुनो। बोल रहा है उसकी आय 25% बढ़ गई और खर्च 20% क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ी हुई आय में से बढ़ा हुआ खर्च घटा दो तो उसकी बचत आ जाएगी। तो यहां पर 3 × 25 माइनस 2 × 20, 2 × 20 और डिवाइड बाई किसका रेशो? सेविंग का रेशो 1। 75 - 40 35। तो आपको पता चलेगा उसकी जो सेविंग है वो 35% बढ़ गई। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, आपको बेहतरीन तरीके के सॉल्यूशन मिले होंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन आपके मिले होंगे। और दोस्तों इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करना, कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्लास आपको कैसे लगी। और आगे ऐसे ही बेहतरीन क्लासों के लिए, ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।